पिछले कई दिनों से हम लोग जहाँ भी देखते हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे दुनिया की दीगर मीडिया, हर तरफ पेगासस 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 की चर्चा जोरों पर है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ पेगासस क्यों चर्चा पे है, पेगासस प्रोजेक्ट क्या है, कौन कौन से लोग इस पर टारगेट पे हैं बने, दुनिया इस पर उस तरह से रिएक्शन कर रही है या नहीं और क्यों कर रही है, भारत में इस पर कौन कौन से टारगेट्स में थे, कौन कौन से लोग शिकार बने, ये राइट टू प्राइवेसी के कैसे ख़िलाफ़ है, ये डेमोक्रेसी पे कैसे हमला है, सरकार इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं करना चाह रही है और क्यों डिनाई कर रही है, भारत की डेमोक्रेसी पे ये कैसे चोट है या भारत का कैसे बदनाम कर रहा है सरकार द्वारा डिनाई करना, और सबसे बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है। तो पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिससे किसी के मोबाइल पर या स्मार्टफोन पे घुसकर उसके सारे डिटेल्स, चाहे फ़ोन हो, कैमरा हो, माइक्रोफोन हो, ये इस तरह से उस इंसान को पर जासूसी के लिए उसके फ़ोन को ही इस्तेमाल किया जाता है। हाल फिलहाल में फॉरबिडन स्टोरीज़ ने एक लिस्ट जारी किया जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं। फॉरबिडन स्टोरीज़ का दावा है कि इन लोगों पे स्पाईवेयर का हमला हुआ और जिसमें से कई सक्सेसफुल हुआ और कई नाकाम हुआ, जिसमें से आधे से ज़्यादा को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑथेंटिकेट किया, मतलब बताया कि इस पर वाकई हमला हुआ है। जिसमें से कुछ कामयाब नाकामयाब हुआ वो एक अलग बात है। मुख्तलिफ लोग बने जिसमें से कई हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, कुछ अपोजिशन लीडर्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कई पॉलिटिकल डिसिडेंट हैं, सारे लोग हैं। उनमें से कुछ हेड ऑफ़ द स्टेट्स और कुछ फॉर्मर हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी है, जिनमें मैक्रॉन फेमस हैं, जिनमें नूरुद्दीन बदोई जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अल्जीरिया थे, मुस्तफ़ा मदबोली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट हैं, उसके बाद एडवर्ड फिलिप हैं जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस हैं, बरहम सली हैं प्रेसिडेंट इराक़, साद हरीरी लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और मोरक्को के राजा। इस तरह से बहुत सारे लोग इसके शिकार बने। भारत में इसके बहुत सारे लोग शिकार बने। भारत में कई सारे मीडिया जिसमें कम से कम 40 जर्नलिस्ट को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, सीबीआई के चीफ, उसके बाद चुनाव आयुक्त के प्रभारी, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कई सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन जैसे अनिल अंबानी, उसके बाद जज पे आरोप लगाने वाली महिला और उनके 11 परिवार के लोग, सीबीआई चीफ की पूरी फैमिलीज और उनकी बेटी और बहुत सारे लोगों पे स्पाईवेयर का हमला हुआ। और तो एक तरह से देखा जाए एक पूरा तरह से बड़ा हमला था। बेसिकली ये एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में प्राइवेसी एक बहुत अहम किरदार अपनाया जाता है। जैसे अगर सरकार को भी अगर किसी इंसान पर शक हो तो उसका एक प्रोसेस है कि कैसे आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उसका एक पूरा इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस हैं। आप किसी पॉलिटिकल गेन के लिए या किसी ऐसे लोगों को दूसरे इंटरेस्ट के लिए आप किसी की सर्विलांस नहीं कर सकते, किसी की फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते। और स्पाईवेयर से तो आप फ़ोन टैपिंग ही नहीं, उनके कैमरे से जो जहाँ बैठे हुए हैं, जो कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने मियाँ बीवी बच्चे दोस्तों के साथ वो किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सुनी जा सकती है, देखा जा सकता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो फ़ोन टैपिंग से ज़्यादा एक बड़ा मसला है। और जैसा हम लोग जान रहे हैं कि किसी डेमोक्रेसीज़ में इन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। अपोजिशंस के बिना डेमोक्रेसी नहीं होती है। जहाँ पे आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के हेड ऑफ़ द स्टेट मतलब उन पे हम नज़र रखा जाता है या उन पे चीज़ की जाती है, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है और इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है। और एनएसओ कहता है क्या कि वो किसी हेड ऑफ़ द स्टेट्स हेड से ही और उसकी जो सरकार है वो दोनों ही डील करती है। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, किसी प्राइवेट पर्सन्स को नहीं बेचा जा सकता, प्राइवेट किसी कंपनी के इसमें नहीं दिया जाता। इसका मेन मकसद टेररिज्म, नारकोटिक्स और इस तरह के जो दीगर अपराध हैं जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन चीज़ों पे किया जाता है। लेकिन अगर भारत की जो लिस्ट को देखा जाए तो इसमें से वो लोग गायब हैं
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत के लोगों पर जो हमला हुआ है वो एक पॉलिटिकल गेन के लिए हुआ है, जो एक साफ साफ डेमोक्रेसी पे हमला है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग चीज़ है, सरकार डिनाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फ्रांस की सरकार हो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और एनएसओ ने भी साफ कहा है क्या कि अगर कोई सरकार अगर मदद चाहेगी तो हम उस पर देंगे। तो भारत सरकार अगर डिनाई कर रही है चाहे, तो भी उसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि तब ये एक मसला बनता है कि हमारे इतने अहम हम लोगों पे कौन और किस कारण से स्पाइंग करा रहा है, क्यों करा रहा है। और इजराइल सरकार जो हमारे भारत की खासकर संघ के लोगों की बहुत ही नज़दीकी है, और संघ के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर्स हैं जो कि कटघरे में हैं, उनके खिलाफ या उनके देश के खिलाफ ये इजरायली सरकार, और वो इतने बड़े नंबर में आखिर क्यों मदद किया, इन सवालों पे बात करनी चाहिए। आप जब इन्वेस्टिगेशन से डिनाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि भारत सरकार ने ही ये हेड स्टेट्स के तौर पर जाकर नेतन्याहू से ये डील किया और स्पाइंग किया, क्योंकि ये जो सारी लिस्ट हैं 2017 की डील, जब पहली बार भारत का प्रधानमंत्री इजराइल गया उसके बाद से ही स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है क्या कि ये कहीं ना कहीं डील उस इजराइल दौरे का ही परिणाम है। भारत की डेमोक्रेसी पर पिछले कई दिनों से मनमोहन सरकार के बाद जब मोदी सरकार बनी, तो वैसे पहले भी सरकार पे क्वेश्चन उठते थे, लेकिन डेमोक्रेसी इंडेक्स और बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखकर भारत की डेमोक्रेसी को सेटिस्फैक्शंस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन पिछले जब कई सालों से भारत का डेमोक्रेसी इंडेक्स में लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। ये स्पाईवेयर का जो स्कैम पकड़ा गया, जो पेगासस प्रोजेक्ट के कारण जो प्रकाश में आया, वो भारत की डेमोक्रेसी को और सवाल या निशान लगा रहा है। अगर सरकार इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म होगा। और भारत की जो पहचान है दुनिया में सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक नेशंस के तौर पर है। सेकुलरिज्म पे पहले ही मनमोहन सरकार के समय भी, उसके पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से दुनिया भारत की सेकुलरिज्म पे चिंतित है। जो कि आप दुनिया के किसी अखबार पे देखिए, आर्टिकल्स, निगेटिव खबरें छाई रहती है, चाहे वो अमेरिकन अखबार हो, चाहे रशियन अखबार हो, चीनी अखबार हो, टर्की के अखबार हो, स्पेन, फ्रांस, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी लैंग्वेज के अखबारों में जाइए तो भारत के सेकुलरिज्म पे चोट पहुंचा रहा है। भारत के जो डेमोक्रेसी पे सवालें उठ रही है, और ये पेगासस प्रोजेक्ट के बाद फिर से भारत की डेमोक्रेसी पर सवालें उठने लगी है। जहां सरकार इस तरह से करेगी तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक पे बहुत चोट पहुंच रहा है, भारत की इमेज पर सवाल निशान लग रहा है। तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और इससे भी बड़ी बात है क्या कि नरेंद्र मोदी अमित शाह पर इसके पहले भी स्पाइंग और स्नूपिंग के चार्जेस लगे हुए हैं, जबकि वो गुजरात के सीएम और गुजरात के होम मिनिस्टर थे। लेकिन उस समय किसी तरह से ये मसला दब गया, और क्योंकि वो उसके शिकार बहुत बड़े बड़े लोग नहीं थे। लेकिन ये फिर से एक चीज़ें लाइट में आई है, और ये एक बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। फ्रांस और दुनिया के लोग इस पर बहुत चर्चा कर रहे हैं, कई सारे लॉ सूट्स उस पर डाले जा चुके हैं एनएसओ ग्रुप के थ्रू। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं इसको ढांकने की कोशिश की जा रही है। ढांकने से इसका हल नहीं हो सकता। हम शुतुरमुर्ग बनकर अगर सर को नीचे रेत में घुसा दे तो दुनिया हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुनिया हमें नहीं देख रही है। दुनिया हमें देख रही है। लोगों में भी एक उबाल आ रहा है सरकार के ख़िलाफ़, लोगों में एक सोचने की सोच पड़ गई है। भारत के जो एक्टिविस्ट हैं या बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से असमंजस की स्थिति में है कि सरकार इस तरह से डेमोक्रेसी नेशंस को कैसे चला सकती है। क्या ये इस तरह से डेमोक्रेसी चल सकता है? जैसा पिछले कुछ दिनों पहले ही अडवाणी जी, जो कि अटल अडवाणी युग के एक पुरोधा में से एक थे और बीजेपी के बहुत बड़े अहम नेता थे और भारत के गृह मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि भारत एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। तो क्या वाकई डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, जहाँ की हर डिसेंट
इन्वेस्टर्स पे एक नज़र रखी जाती है, आपके पॉलिटिकल अपोजिशंस या जर्नलिस्ट या आपके बिजनेसमैन, हर किसी पे नज़र रखी जा रही है, हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, हर किसी की थोड़ी सी भी गलत चीज़ों को पकड़कर या बातें बनाकर उन या उस पर नज़रें रख कर उनको सप्रेस किया जाता है। क्या हम डेमोक्रेसीज के उस दौर में जा रहे हैं जहाँ पे नाम मात्र की डेमोक्रेसी है? इन सब चीज़ों के कारण इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन का जो भी हल आएगा तो एक जनता को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा, दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम विश्वास करते हैं कि भारत सरकार इस इन्वेस्टिगेशन को डिनाई नहीं करेगी, वेट करने की कोशिश नहीं करेगी, इससे इनकार नहीं करेगी और एक इन्वेस्टिगेशन थ्रोली इन्वेस्टिगेशन कराएगी, जिससे कि सब लोग चुप हो जाए और सारी चीज़ें राजफास हो जाए और अपोजिशंस को भी मौका ना मिले, लोगों को में जो एक डिसेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं दबे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।